नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन के बारे में और जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, क्या कारण रहे थे और कैसे ये घटनाएं हुई थी। दोस्तों, भारतीय इतिहास का वह दुखद दिन है 13 अप्रैल 1919, वो दिन जब बेकसूर लोगों को गोलियां मारी गई थीं और अनेकों परिवार सहित कितने ही भारतीयों के दिमाग में एक खूनी घटना हमेशा हमेशा के लिए जगह कर गई। इतिहास का यह दिन तो बीत गया, लेकिन यह तारीख नहीं भूली जा सकती। बैसाखी का दिन, खुशियों का दिन, स्वर्ण मंदिर में दर्शन का दिन, मेले लगते हैं और फसलों के पकने की खुशी का भी दिन यही है। और फिर ये भयानक मंजर जिसके बारे में सुनकर ही सोच में पड़ जाता हूँ कि कितना कष्ट सहा होगा हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए। और इसी कारण से हमें स्वतंत्रता का नायक किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को घोषित नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इतिहास की एक ब्रिटिश क्रूरता के प्रतीक की इस घटना के बारे में, जो कि है जलियांवाला बाग नरसंहार। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है कि 13 अप्रैल 1919 प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और वहां पर बहुत से भारतीय नेताओं ने और जनता ने ब्रिटिश का साथ दिया था, जिसमें लगभग 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद भारतीय नेताओं और जनता को इस युद्ध के समाप्त होने से ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश उनका अब सहयोग करेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत थी, क्योंकि पंजाब और बंगाल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। और इसी विरोध को समाप्त करने के लिए 1915 में भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जो कि आज़ादी के लिए किए जा रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए था। और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। नेताओं को बिना मुकदमे व बिना सुनवाई के सीधा जेल में डाल देते थे। लोगों को बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता था, ना ही वकील, ना ही अपील, ना ही दलील। और आपको बता दूं कि अब तक गांधी जी भी रॉलेट एक्ट के विरोध में जनता को आंदोलन के लिए कह चुके थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने अनेकों नेताओं और आम जनता को गिरफ्तार किया और अनेकों यातनाएं दी। इसके चलते जनता में और भी अधिक आक्रोश, गुस्सा भरने लगा। लाहौर और अमृतसर की गलियों में, वहाँ की सड़कों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ रही थी। ये बिल्कुल 1857 की क्रांति की तरह ही था। इसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और गई भी। दोस्तों, यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि रॉलेट एक्ट का जो असली नाम था वो था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, क्योंकि ये एक्ट एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट लेकर आया था, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की घटना के बारे में। अब दोस्तों, जबकि ब्रिटिश इस कानून को बर्बरता से लागू कर रही थी, तो इसका विरोध तो होना बिल्कुल तय था। इसी बीच आंदोलन के दो महत्वपूर्ण नेताओं, जो कि थे सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू जी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस गिरफ्तारी के विरोध में जो लोग थे उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, उनके साथ भी बर्बरताएं की गई ब्रिटिश द्वारा। कई जगह पे लोगों को मारा जा रहा था, तो कहीं आगजनी की घटनाएं हो रही थी और भारतीय नागरिकों और ब्रिटिश लोगों के बीच में झड़प भी बढ़ने लगी थी। और फिर ये चीज़ सारे पंजाब में फैलने लगी थी। फिर आता है 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जब जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई और उस समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। आपको बता दूं कि ये जलियांवाला बाग एक खाली मैदान था और वहाँ पर पड़ी हुई जो रोड़ियाँ, गिट्टियाँ, पत्थर के जो टुकड़े थे, उस पर खड़े होकर नेता भाषण दे रहे थे। और इसी दौरान जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ पहुँचा और बिना किसी चेतावनी के सीधा लोगों पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया। अब क्योंकि इस बाग से निकलने के लिए एक ही रास्ता था, तो वह निहत्थे लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में वहां मौजूद कुएं में कूदने लगे और जिससे जहां भागा जा सका वो वहां भागने लगा। लेकिन इस क्रूर, मंदबुद्धि, कायर, बेवकूफ़ और चौपट किस्म के जनरल डायर ने निहत्थे लोगों की हत्या करवाई, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी शामिल हैं। आज भी वह कुआं खून से लाल है और घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर हो सके तो जलियांवाला बाग के दर्शन करने ज़रूर जाएं, ताकि आपको पता चले कि आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई है हमें किसी एक के कारण।
अब इस घटना के बाद ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने एक काम किया। उसने तुरंत लेफ्टिनेंट जो था वहाँ का, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, उसको टेलीग्राम किया और उसको बताया कि उस पर लोगों ने हमला किया था और इसलिए उसने ये कदम उठाया। तो फिर गवर्नर माइकल ओ डायर ने कहा कि तुमने ये ठीक किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे उस समय 2 डायर थे। एक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर था जिसने गोलियां चलाई थी और दूसरा गवर्नर माइकल ओ डायर था जिसने ये आदेश दिया था। बाद में विश्व भर में ये बात जब फैली तो भारतीय लोगों के दबाव में आकर हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसकी जांच में जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ये बात मानी कि वो ये गोलियां चलाने का ऑर्डर पहले से ही लेकर आया था। दोस्तों इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद ब्रिटिश ने जनरल डायर को कर्नल बना दिया और ब्रिटेन वापस बुला लिया। और फिर विश्व भर में जब इस बात को लेकर निंदा हुई तो ब्रिटिश सरकार ने बस एक निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद जनरल डायर ने इस्तीफा दे दिया और 1927 में ये मर गया था। ये पापी 1927 में मर गया था, इसको लकवा की बीमारी हो गई थी। और जो दूसरा डायर था जिसने ये आदेश दिया था, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, इसको 13 मार्च 1940 को लंदन में कैक्सटन हॉल में उधम सिंह जी ने गोली मारी थी, जिससे इसकी मौत हो गई थी। और आपको बता दूं कि गांधी जी व जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात की निंदा भी की थी। इन लोगों की विचारधारा अलग लेवल की थी जो मुझे अभी नहीं समझ आई इस मामले में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह जी भी लगभग 12 वर्ष के थे और वो भी अपने गांव से इस जगह पर आए थे और ये जगह देखकर उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा देश के प्रति सम्मान और भावनाएं भर गई थी। ये जगह बलिदान का प्रतीक बन गई थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। लोग इसकी मिट्टी को चूमते हैं, माथे से लगाते हैं और कस्में खाते हैं कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने जो बलिदान दिया है वो यूं ही खाली नहीं जाएगा। दोस्तों अब जलियांवाला बाग एक स्मारक के रूप में और वहाँ की घटनाओं के साक्ष्यों को संरक्षित रूप में रखा गया है। मौका मिले तो जरूर इस स्थान पर जाइए, अपना शीश झुकाइए और याद रखना कि आज़ादी किसी एक ने नहीं दिलाई है। जी हाँ दोस्तों, किसी एक ने नहीं दिलाई है। सैकड़ों बलिदान हुए हैं, करोड़ों बलिदान हुए हैं, तब जाके भारत भारत बना है। नमन करता हूँ मैं सभी शहीदों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई लोगों तक पहुँचे। और बलिदानियों को सत सत नमन करते हुए बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत।